मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सब की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। राइट बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर लेना। ठीक है बेटा। एक और चीज, आप लोग मुझे कहाँ से देखते हैं वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो थोड़ी ना ठंड बढ़ गई है, तो अपना तबीयत का भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी ठंड फोग आने लगा है, तो ठंड की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। ठीक है। यू नो कि हम लोग क्या करें। टुडे इज द डे 12th ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है बेटा, अभी हम लोगों ने कल की जो वीडियो में किया था दैट वाज द मतलब मींस क्वेश्चन नंबर 11 वाज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड देखा था एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप लकी इनफ होंगे तो आपके एग्जाम में ग्राफिकल मेथड आ जाएगा। ठीक है, वो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप उतने लकी इनफ नहीं है तो आज की वीडियो आपका आज का क्वेश्चन आप करोगे तो हो सकता है ये आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, जो मैं अभी करा रहा हूँ ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी ना किसी आपके देखो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स आते हैं ना, तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट बेस्ड ऑन द सेम क्वेश्चन आएगा। थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो आपको खुद रिकॉग्नाइज करने होंगे। राइट बेटा जी, तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो मैंने जो क्वेश्चन लिया है आज, इससे अच्छा था सीबीएसई 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया है, लेकिन सीबीएसई ने इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है, वो बच्चे को समझना है। आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, नहीं भी किया है तो फिर आप तो कर ही लेंगे। मैं बताता हूँ कि रेगुलरली कैसे पूछता था और अभी कैसे पूछा है, सीबीएसई ने क्या ट्विस्ट डाला है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, पेयर मतलब टू ना, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हमें, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यू नीड टू फोकस ऑन दिस वर्ड कि इसके क्या, इस यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की जगह पर वो कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकता था। ठीक है बेटा जी, मैं भी आपको कंडीशन बताता हूँ, या वैसे तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो हम ऑफकोर्स अर्थ पढ़ने वाले हैं, तो हमें क्या यूज करनी है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन यूज करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो पहले इनको लेबल कर लो। ये क्या हो गया हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। हाँ जी, दो इक्वेशन आएंगी तो उनको लेबल तो करना ही होगा ना, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है जी, अब जो सेकंड इक्वेशन है m x प्लस 2y प्लस n x माइनस y इज इक्वल टू 21, इसको सेकंड मत लेबल कीजिएगा। ठीक है, देखो इक्वेशन को सेकंड लेबल तब करना है जब x और y आपको एक एक जगह पर दिखाई दे। जैसे ऊपर है ना, x का कोफिशिएंट है हमारे पास में और y दोनों एक एक जगह पर है, तो हम क्या करेंगे उसको मतलब अगर x और y एक एक जगह पर ही प्रेजेंट है तो हम उसको लेबल कर देंगे इक्वेशन सेकंड, अदरवाइज हम अभी नहीं करेंगे। तो सीबीएसई ने इसमें यही ट्विस्ट डाला है, उसने x को दो जगह डाल दिया और y को दो जगह डाल दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इसको सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप m को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो mx प्लस 2my हो जाएगा। हाँ जी, m को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, ऐसे इधर n को मल्टीप्लाई करो तो nx माइनस ny हो जाएगा। इक्वल्स में तो 21 है ही हमारा। ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है। तो अभी देखो ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो अगर आप इन दोनों से x कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, m प्लस n मिलेगा और आप x बाहर लिख सकते हो। समझ आ रहा है, ये वाली टर्म भी x वाली है और ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो गई x वाली ही हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो m प्लस n आ गया। सेम है, ये y की टर्म है और ये भी y की टर्म है। राइट, तो इन दोनों से हम क्या y कॉमन लेंगे तो इधर 2m रह जाएगा और इधर n बचेगा, इक्वल्स में y इक्वल्स टू 21। राइट बेटा जी, समझ में आया। पहले आपको जो m और n दिए थे इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने x को कॉमन ले लिया x वाली टर्म से और y को कॉमन ले लिया y वाली टर्म से। दिस इज द फॉर्म जहां पर x और y एक ही जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना हम लोगों को बेटा, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। आप इसको इक्वेशन सेकंड लेबल करोगे। राइट, अभी तक सीबीएसई ऐसी इक्वेशन देता था और नॉर्मली इस टाइप की इक्वेशन देता था। ठीक है, जहां पर वो ए बी में दे देगा या एमएन में दे देगा, लेकिन वो इसी स्ट्रक्चर में दे रहा था। समझ आ रहा है, तो बच्चा सीधे अपना A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू लिखता था, कंडीशन यूज की, आंसर आ गया। राइट, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसने इसको इस फॉर्म में दे दिया। राइट, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। राइट तो वो ना A1 की वैल्यू x प्लस 2y लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। A1 B1 C1 जो होते हैं x y, A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड C1 इज द कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे में लेना होता है। तो वो x y के कोफिशिएंट्स होते हैं a और b और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो समझ आ रहा है आपको, तो आपको पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, यहां से अगर मैं A1 की वैल्यू लिखता हूं तो A1 होता है मेरा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो वो 2 आ गई। B1 की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो ये 3 हो गई। और C1 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है बेटा जी, अब ऐसी सेकंड इक्वेशन की बात करो, A2 हमारा क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो x से पहले क्या लिखा हुआ है, m प्लस n लिखा हुआ है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस n। B2 कितना हो जाएगा हमारा,
सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो ये 2m माइनस n हो गया और C2 हमारा क्या होगा 21 हो गया। राइट बेटा जी, समझ आ रहा है आपको? होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फिर आप ऐसे लिखोगे, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो रेशो होता है इन तीनों का वो इक्वल होता है। मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन। आपको बॉक्स में नहीं डालना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी आती है तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है हमारी, और वो क्या होते हैं हमारे उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशंस होते हैं तो कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। आप देखो और कंडीशन क्या बन सकती है, अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया हुआ है, ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसकी कोई हमारा क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होगा बेटा? यूनिक सोल्यूशन। इनका वन ही सोल्यूशन होता है, सिर्फ एक्स और वाई की एक एक वैल्यूज आती है। राइट बेटा जी। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया हमारा, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बन गई हमारी। अगर ये कंडीशन बन रही है आपकी, तो ये क्या होती है हमारी पैरेलल लाइंस होती है। कौन सी लाइंस होती है बेटा? हमारी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। पैरेलल लाइंस उनका क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। राइट बेटा जी। तो ये मेन तीन ही कंडीशन बनती है आपकी। यहाँ पर आपको वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे सकता है, नो सॉल्यूशन दे सकता है, और या फिर यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है, या टाइप ऑफ लाइन भी बताया जा सकता है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, आपने ऐसे वैल्यूज लिखी, अभी तक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है m प्लस n, b1 क्या है हमारा 3, और ये b2 क्या है हमारा 2m माइनस 1, 2m माइनस n हो गया ना। इक्वल्स में c1 अपन हमारा क्या है, दैट इज 7, और c2 कितना है हमारा 21। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। इसको तो अब 7 1 7, इसको 3 7 3 21, तो 1/3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। आप ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब सारे इक्वल है, तो आप एक एक पेयर यूज करोगे। अगर आप ये दोनों यूज करते हो, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2m माइनस n, और इधर में इक्वल्स में 3m प्लस n आ जाएगा। आई हैव यूज दिस पेयर, समझ में आ रहा है? फर्स्ट टू को मैंने लिया है, मैंने ऐसे एरो बना दिए, आप इसको अलग से लिख करके तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये इस तरफ गया, ये इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4m माइनस 2n हो गया, 2 इंटू 4, 4m माइनस 2n हो गया, इक्वल्स में 3m प्लस 3n आ जाएगा। राइट बेटा जी, समझ में आ रहा है? अब m की टर्म को वन साइड शिफ्ट कर लो, m की साइड को वन साइड शिफ्ट कर लो। ये 4m, ये 3m इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 3m हो जाएगा, और ये 3n लिखा हुआ है, 2m उधर उस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस 2n आ जाएगा। तो ये 4 माइनस 3 1 हो गया, तो m इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5n आ गया। तो एक कंडीशन आ गई आपकी, m इक्वल्स टू 5 है, ठीक है बेटा। तो अब आप सेकंड पेयर को यूज कर लो। सेकंड पेयर हमारा क्या है? सेकंड पेयर है हमारा दिस 3 अपॉन 2m माइनस n इक्वल्स में हमारा 1 अपॉन 3 लिखा हुआ है, ठीक है बेटा जी। ये लिखा हुआ है ना 3 अपॉन 2m, ये वाला पेयर यूज किया मैंने। आप फर्स्ट और थर्ड भी यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 9 इक्वल्स टू 2m माइनस n आ जाएगा। राइट बेटा जी, क्या आ गया हमारा? इसको इधर आ रहा है 3 इंटू 3 9, ये इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2m माइनस n हो गया, ठीक है। अब m किसके इक्वल है आपका? 5n के इक्वल है, तो एट प्लेस ऑफ m आप क्या प्लेस कर सकते हो? 5m प्लेस कर सकते हो। तो 9 इक्वल टू 2, इसको हम 5mn डाल देते हैं। m की जगह पर हम क्या डाल दिए? 5n, वो हमें इस इक्वेशन से मिल चुका है। तो 9 इक्वल टू 5 इंटू 10n माइनस n हो गया, तो 9 इक्वल टू 9n आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई। तो दिस इज योर वन ऑफ द आंसर। n की वैल्यू बतानी थी, इधर डिवीजन में आएगा ना, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और m कितना आ जाएगा हमारा? m इक्वल टू 5n बोला हुआ है, तो 5 इंटू 1 आ गया। तो यू कैन से कि m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। दिस इज क्वाइट इजी, एक्सेप्ट दिस कि आपको इतना ध्यान रखना है कि x और y एक एक जगह पर होने चाहिए। मींस आपकी ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप क्या लिख सकते हो? उसमें a2 b2 की वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप खुद से कर लीजिएगा, राइट। अगर इनकेस नहीं हुआ है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। द मेन थिंग इज दिस ओनली, आपको इस टाइप से 2 इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर ये वाली फॉर्म दी हुई है तो आप वहां से वैल्यूज नहीं डालोगे अपने कोएफिशिएंट्स की, आपको पहले इस स्ट्रक्चर में लाना होगा। अगर वो ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर में, तो आप सीधे वैल्यूज लिख के जो भी कंडीशन दी हुई है वहां पर वैल्यूज डाल के अपना आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप खुद से कर लेना। तो देखते हैं अभी आपके होमवर्क क्वेश्चंस।
देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है दोनों, और इसमें क्या बोला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोले हुए। ठीक है बेटा, तो वही जो कंडीशन हमने अभी यूज किया वही यूज करोगे। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, हमें वैल्यू ऑफ के बतानी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन यूज करनी होगी। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन की जगह पर वो इनकंसिस्टेंट भी दे सकता था, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, उनका कोई सोल्यूशन होता नहीं है। ठीक है बेटा जी, तो वो कैसे भी दे सकते हैं, टाइप ऑफ लाइन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाकी मेनली सोल्यूशन पे ही आते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस दिए होते हैं। राइट बेटा जी, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे हर रोज फॉलो करोगे, होमवर्क भी करोगे, क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ वो खुद से करोगे, 3 क्वेश्चन इन अ डे, मैक्सिमम 15 मिनट्स, और बाकी 15 मिनट आप रिविजन करो, हाफ एन आवर मैथ्स पढ़ो, इजीली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैथ्स इज नॉट दैट मच बिग डील। समझ में आ रहा है, जितना बच्चे को लगता है। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हो तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, बट रिवीजन इज द मेन थिंग। अगर आप रिवीजन करोगे तो चीजें अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, तो चलिए, अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो उसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर देना। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।